नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की, लेकिन खासकर की बात होगी इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब फूट जो है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। जी हाँ, बात इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यानी कि सोमवार को ही अखिलेश यादव की एक फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ वायरल होती नजर आई, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मंच साझा करते हुए नजर आए। अब अगर ये फोटो देखी जाए तो उस फोटो से कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि जहां दिल्ली में अब विधानसभा के चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया है, और वहीं अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो आखिरकार अखिलेश यादव जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फूट की कगार आ चुकी है। इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सर, क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव जो हैं वो अब अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जल्दी ही इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जिन्हें दो भाई कहा जाता था, उनकी राहें अलग हो जाएंगी? शालिनी, जहाँ तक आपने बात गठबंधन के टूटने की कही, ये तो साफ है कि दिल्ली में तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक दो टूक, अगर हम कहें दो शब्दों में, कि दो टूक ना कह दिए गठजोड़ के लिए, गठबंधन के लिए, जिस तरीके कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया था कि दिल्ली में वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी आम आदमी पार्टी के साथ, कि उनके साथ तालमेल करना चाहती थी, मगर दो टूक अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर से मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में जो कांग्रेस की स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर हालत में दिल्ली में कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपर हैंड की भूमिका में, एक तरीके से कहें महाराष्ट्र की भाषा में कहें कि बड़े भाई की भूमिका में है। तो ये तो साफ था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इसका कोई बड़ा फायदा कांग्रेस के साथ तालमेल करके दिल्ली में नहीं होना था। रही बात अखिलेश यादव की, जहाँ तक बात है, तो जिस तरीके से आपने देखा कि संसद का शीतकालीन जो सत्र था शुरू हुआ, शुरुआत में ही जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ बैठते थे संसद में, जो विपक्ष का जो क्षेत्र है जहाँ विपक्ष बैठता है, जो विपक्ष के बैठने की जगह है, उसमें दोनों आगे की जो सीट थी उस पर एक साथ दिखाई देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस सत्र के दौरान दोनों की सीट अलग अलग जुदा जुदा दिखाई दी, तो इससे कहीं ना कहीं दिखने लगा था कि अब गठबंधन में गांठ पड़ती हुई दिखाई पड़ने लगी हैं। और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस का जो अडानी का मुद्दा था उस पर समाजवादी पार्टी ने कन्नी काट ली पूरी तरीके से। समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव का बाकायदा एक बयान संसद सत्र के दौरान ही अभी कुछ दिन पहले सुनने को मिला था कि अडानी के मुद्दे से उनको कोई मतलब नहीं है, अडानी के मुद्दे पर उनको कोई चर्चा नहीं करनी है, लेकिन वो संसद चलाएं। तो उन्होंने साफ कर दिया था कि अडानी के मुद्दे से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ कांग्रेस अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार अड़ी हुई है, लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और चर्चा कराने के लिए और उस पर जितनी ताकत कांग्रेस के पास है वो सब लगा चुकी है, और कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं या दूसरे दल हैं, वो उसमें सहयोग नहीं करते दिखे। लेकिन सर, जैसे आपने बताया कि अडानी का मुद्दा है, वहीं अगर देखा जाए तो संसद में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से ये उम्मीद जताई थी कि वो संभल का मुद्दा उठाएंगे, तो वहां राहुल गांधी ने संभल का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठाया। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तनातनी देखने को मिली है। वहीं जब विरोध प्रदर्शन किया गया यहाँ पर संसद के बाहर, तब भी अखिलेश यादव जो है वो वहां पर उनके साथ नजर नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो बदले की भावना है वो भी पैदा होती हुई नजर आ रही है दोनों में। नहीं, जहाँ तक संभल के मुद्दे की बात है, देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि तालमेल की जो कमी है, तालमेल कहीं ना कहीं कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का दिखा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस संसद में और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा में है, तीसरा सबसे बड़ा दल है देश का। तो जिस तरीके से पहला जो सत्र शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद का जो सत्र आपने देखा था, यानी कि जो हमारा मानसून सत्र था, उसमें तालमेल दिख रहा था इंडिया गठबंधन में, कि जो भी उनके जो मुद्दे थे कहीं ना कहीं वो मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो एजेंडा था वो उस पर पहले ही बातचीत करने के बाद आपने देखा कि पहले ही जो है इंडिया खेमे की जो इंडिया ब्लॉक है उसकी बैठकें होती थी। बैठक में वो अपने तमाम मुद्दे संसद के तय कर लेते थे कि पार्लियामेंट में किन मुद्दों को उठाना है, किन पर बोलना है, किन पर चर्चा करानी है, किन पर फोकस करना है। लेकिन इस बार संसद के सत्र से पहले मानसून सत्र के बाद जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उसमें ऐसा कुछ होता हुआ इंडिया ब्लॉक में नहीं दिखा है। तो तालमेल की कमी दिखी, और जहां संभल की बात है या अडानी के मुद्दे की बात है उसमें विश्वास की कमी होती दिखी, क्योंकि आपने संभल पे तो देखा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद संभल जाने की कोशिश करते हुए दिखे। कैसे किस तरीके से उनको जो है गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया, दिल्ली की सीमा में उनको रोक दिया गया, यूपी की सीमा में उनको प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एजेंडे में संभल भी है, बहराइच भी है, मगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उसका तालमेल नहीं बना, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि आपस में एक तो तालमेल की
भी कमी है और आपस में कहीं ना कहीं जो एक विश्वास है उसकी भी कमी है। यानी कि आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर और समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में भरोसा करती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक का खुद नेतृत्व करने की बात कही, एक ट्वीट किया और उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समर्थन में खड़े हो गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वो समर्थन में खड़े हो गए। कहीं ना कहीं चुपचाप गुपचुप तरीके से अगर कहें बैकडोर से तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का भी उसको समर्थन था, मौन सहमति थी एक तरीके से। और अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव जिस तरीके की जुगलबंदी भिड़ाते हुए बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके पीछे संजय सिंह की जो भूमिका है, जो संजय सिंह है जो सीएलपी लीडर हैं कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में आपके, उनकी जो कोशिशें हैं वो लगातार परवान चढ़ती हुई दिख रही हैं। किस तरीके से कल अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार को जो महिला अदालत दिल्ली में लगी उसमें किस तरीके से अखिलेश यादव को बतौर चीफ गेस्ट बुलवाया गया, बाकायदा मंच शेयर हुआ और अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के मंच पर बाकायदा संबोधन किया। तो ये तालमेल काफ़ी दिनों से बनता हुआ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं दिल्ली में समाजवादी पार्टी वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन करेगी और आने वाला जो यूपी का जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन करती दिखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो गांठ गठबंधन में इंडिया ब्लॉक के पड़ी है वो गांठ आगे बढ़ती चली जा रही है, वो गांठ कहते हैं कि मोटी होती चली जा रही है, उसके टूटने की कोशिश संभावनाएं ज़्यादा कम है और कहीं ना कहीं उससे फूट डलने की जो संभावना है वो ज़्यादा अधिक दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो गांठ है गठबंधन की, इसको ये गांठ कब खुलेगी कब टूटेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो स्थिति है ये तो साफ अखिलेश यादव ने कर दिया है कि वो दिल्ली में केजरीवाल के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। हाँ बिल्कुल, अखिलेश ने ये बात तो साफ कर दी है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अब कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी एक बड़ा झटका दे दिया है। महाराष्ट्र में उन्होंने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो बीएमसी के जो चुनाव हैं वो अकेले लड़ेंगे। अभी जब विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया, उन्हें 2 ही सीटें दी गई। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो लगभग देखा जाए तो 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं और 2 सीटों पर उन्हें जीत भी मिल जाती है। तो इससे महाविकास आघाड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अब बीएमसी के चुनावों को लेकर उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ेंगे, तो इसका नुकसान जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस समेत महाविकास आघाड़ी को झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक झटका तो ये बड़ा लग गया है। तो अब देखा जाए तो ये जो कगार है, जो फूट की कगार है, ये पड़नी शुरू हुई थी। हम कह सकते हैं कि उपचुनाव की सीटों में कांग्रेस ने डिमांड की थी कि उन्हें यहाँ पर 2 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें मांग रहे थे वो, लेकिन 2 पर बाद में सहमति बनी और जिसमें वो भी नहीं दी गई, फिर कांग्रेस खुद पीछे हट गई। हाँ, फिर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए कहीं ना कहीं हामी भर दी। तो कह सकते हैं कि फूट की जो स्थिति है वो वहीं से शुरू हो गई थी। अब सर क्या लगता है कि ये जो स्थिति है इंडिया ब्लॉक जो है इसे संभाल पाएगा या बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा ले जाएगी? और जो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, इसमें जो अभी लोकसभा के नतीजे समाजवादी पार्टी के समर्थन में थे, इंडिया गठबंधन के समर्थन में थे, वो बदल जाएंगे। देखिए शालिनी, एक बात साफ तौर पर देखिए कि कहीं ना कहीं इस समय जो खींचतान चल रही है पॉलिटिक्स में, वो मतदाताओं को एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं। वो क्या है? कास्ट सेंसस, यानी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वो जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से ओबीसी की, एससी की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो अखिलेश का पीडीए वाला नारा है उसी से कनेक्ट भी करता है। अखिलेश इसको पीडीए के तौर पर कहते हैं और कांग्रेस जो है इसको कास्ट सेंसस के तौर पर, यानी कि जातीय जनगणना के तौर पर कह रही है कि जब तक पिछड़ों को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा, उनका जो आरक्षण का हक है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी। एसटी का जो पूर्ण हक है कि उसकी संख्या कितनी और कितना उसको हक मिलना चाहिए, वो तब तक उसको नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यकों की क्या तादाद देश में है और कितना हक उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अब अपने अपने मुद्दों पर दोनों ही दल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभल में दोनों ने का मुद्दा था कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें एक कॉमन एजेंडा बनने में दोनों ने गच्चा खाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये गच्चा जो है अब आगे यूपी में चुनाव को लेकर, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी ताकत उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहती है। जिस तरीके से कांग्रेस को भी 17 सीटों पर वो लड़ी और 6 सीटें जीत गई, 4 सीटें ऐसी हैं जो बड़े कम मार्जिन से कांग्रेस हारी है लोकसभा में, और बाकी की 7 सीटों पर हार जीत का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। मगर कहीं ना कहीं एक संजीवनी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिली है। कांग्रेस ये भी कहती है कि ये बनाया हुआ कांग्रेस का माहौल था और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी ने भी उठाया, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, संविधान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था। और जो केंद्र का जो चुनाव होता है, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो केंद्र के हिसाब से होता है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी देश में दूसरे
दूसरे नंबर की कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखकर ही लोकसभा के चुनाव को वोट किया जाता है। आप देखते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से लगातार, चाहे 14 हो, 19 हो या 24 हो, साथ की साथ लोकसभा की सीटें जीत जाती है। मगर जब विधानसभा का चुनाव आता है तो वो 2.5 के अंक भी नहीं पकड़ पाते। आप समझ रहे हैं ना? तो क्योंकि मुद्दे जो होते हैं वो चुनाव के हिसाब से बदल जाते हैं, और जो पार्टियों को वोट मिलता है वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा का जो वोट होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से होता है, जो विधानसभा का वोट होता है वो राज्य के मुद्दों के हिसाब से होता है। जहाँ तक बीएमसी का सवाल आपने पूछा और समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का जिक्र आपने किया, महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है, कहीं ना कहीं वो ममता दीदी के सुर में सुर मिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ममता दीदी खुद को अलल थलल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक उनके साथ है और कहीं ना कहीं वो इंडिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। वो कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं वो भी कन्नी काटती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को नेतृत्व नहीं देना चाहते। तो जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे ने उनके सुर में सुर मिलाया, तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी शिवसेना के साथ वहाँ जाती हुई दिखे और शिवसेना के साथ तालमेल बनाती हुई दिखे। जिस तरीके से संजय राउत का एक बयान सामने भी आया था कि ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है, अच्छी नेता है और नेतृत्व उनको मिलना चाहिए, कोई उनके नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम दल हैं, जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ थे लोकसभा चुनाव में, उन दलों में कई दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर तैयार नहीं हो रहे हैं। वो नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी में अपना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। तो जो भरोसे का जो संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि जब 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा तो 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा ताकत अगर कांग्रेस अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान हो सकता है। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस का प्रयास ये है कि अगर समाजवादी पार्टी या समाज पार्टी से तालमेल नहीं बन पाता 27 के लिए उत्तर प्रदेश में, तो बसपा से भी एक कनेक्टिविटी बना सकती है, बसपा की तरफ भी जा सकती है। क्योंकि संविधान का मुद्दा बसपा का भी है, आरक्षण का मुद्दा बसपा का भी है, आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक कॉमन एजेंडा दिखाई देता है। बसपा का भी वही मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी वही मुद्दे हैं। तो ऐसे में सहमति भी बन सकती है। और आज जिस तरीके की हालत बसपा की उत्तर प्रदेश में है, कहीं ना कहीं बसपा भी ऐसी स्थिति में अकेले अब चुनाव लड़ने का साहस 27 में नहीं दिखाएगी, क्योंकि 24 में उसने देख लिया, 22 में उसने देख लिया कि क्या हश्र बसपा का हुआ, उपचुनाव में देख लिया। तो ऐसे में बसपा की भी कोशिश है कहीं ना कहीं अब गठबंधन करने की होंगी। अब वो किससे गठबंधन करेगी, किससे नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस के सामने अगर सपा छूटती है और बसपा का विकल्प आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कोशिश सपा से ज़्यादा बसपा की तरफ होगी। और बसपा का क्योंकि एक आधार वोट बैंक उत्तर प्रदेश में माना जाता है, लगभग 21 से 22% एसटी मतदाता है, लगभग 21 से 22% के आसपास ही मुस्लिम मतदाता है, कहीं 7 से 8% ब्राह्मण मतदाता है, जो एक जमाने में कांग्रेस के कोर वोटर यही हुआ करते थे। अगर ये तालमेल बनाने में कांग्रेस और बसपा मिल जाती हैं, कोशिश होती हुई दिखाई देती है, या ये प्रयास होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट जो कांग्रेस को लग सकता है समाजवादी पार्टी का साथ छूटने में, वो वहाँ बैलेंस कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा बन जाता है तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हो जाएगा और ऐसे में नुकसान समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है। भले ही समाजवादी पार्टी फिलहाल इंडिया ब्लॉक के मामले में नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर रही हो, कांग्रेस के साथ तालमेल न बनाती हुई दिख रही हो, लेकिन ये जो टूट है ये आगे चलकर समाजवादी पार्टी के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। कांग्रेस के लिए तो नुकसानदायक होगी ही, क्योंकि कांग्रेस को जिस पोजीशन में आज कांग्रेस है उस पोजीशन में अगर आई है तो कहीं ना कहीं गठबंधन से उत्तर प्रदेश में आई है। और राहुल गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चर्चा करते दिखे, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद, 24 के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की पीठ थपथपाई थी, वो इस बात की तरफ साफ इशारा था कि अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जो है अपने लिए उपजाऊ जमीन दिखने लगी है। और प्रियंका गांधी को हो सकता है कि इस बार फिर से वो आगे कर उत्तर प्रदेश की बागडोर दे दें, कमान दे दें, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से अमेठी हो, रायबरेली हो, दोनों जगह पर जिस तरीके से प्रचार की कमान संभाली, कैंपेन किया और दोनों सीटें स्मृति ईरानी जैसी भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता को हराने में कामयाब रही, तो वो कहीं ना कहीं इस तरफ कांग्रेस को भी लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में जो है वो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में उपजाऊ जमीन हो सकती है। तो ऐसे में अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पूरी वेट एंड वॉच की स्थिति में तो है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मंच पर दिल्ली में अखिलेश यादव चले गए, तो ये तो तय हो गया कि कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में भी खटपट है। लेकिन वो खटपट किस हद तक है, कहाँ तक है, ये अभी कहना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगा, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं वो होती नहीं है, जो होती हैं वो दिखती नहीं है। तो फिलहाल केजरीवाल ने जिस तरीके का दांव चला है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश खेमा और केजरीवाल खेमा जो है वो कांग्रेस को पटखनी देता हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को एक चेतावनी दी थी कि वो अपने वोट बैंक को बचाएं, यादव वोट बैंक को बचाएं, क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद है ही नहीं।
और कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से यहाँ पर जो जितनी भी सीटें जीती है वो समाजवादी पार्टी की वजह से जीती। तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि कांग्रेस केवल और केवल उनके वोट बैंक का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। नहीं शालिनी, देखिए एक बात होती है कि जो ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस के जो है वो समाजवादी पार्टी की बदल दी, ऐसा नहीं है। देखिए कि केंद्र के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा रही थी, राहुल गांधी उठा रहा था, तो एक आपसी तालमेल बना। ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने को लड़ने के लिए मिली, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। तो कहीं ना कहीं जब ज़्यादा उम्मीदवार उसके थे तो जीत भी ज़्यादा सीटों पर उन्हीं की होनी थी, क्योंकि माहौल एक उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ दिख रहा था। और जब दिख रहा था कि जो देश में जो है कांग्रेस की सरकार आ सकती है, कांग्रेस नेतृत्व कर सकती है देश में, तो वो वोट बैंक उस तरीके का था। आप के सेंटर के अगर चुनाव है, किस लोकसभा का चुनाव है, तो ये नहीं कह सकते कि वो राज्य के आधार से जो स्टेट लेवल की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका अपना वोट बैंक था। हो सकता था कि अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ जाती तो हो सकता था कि यही बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को भी हो जाता, और जो उसका वोट बैंक है, जैसे दलित मतदाता था, आरक्षण का मुद्दा था, मुस्लिम मतदाता था, आरक्षण का मुद्दा था, संविधान बचाने का बड़ा मुद्दा था, जातीय जनगणना का बड़ा मुद्दा था, तो हो सकता था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाता, तो समाजवादी पार्टी हो सकता था कि बसपा जैसी स्थिति में आ जाती, या यही गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ ना होकर कांग्रेस का बसपा के साथ होता, तो तब नतीजे दूसरे होते। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं समाजवादी पार्टी के वोटों पर कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल कर ली, या ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि समाजवादी पार्टी ने अकेले कांग्रेस के मुद्दों की बदौलत सीटें हासिल कर ली। दोनों का आपसी तालमेल था और दोनों का वोट जुड़ा, दोनों के मुद्दे जुड़े। जो एंटी बीजेपी वोट था वो उनके साथ आया, तब जाके उत्तर प्रदेश में ये जीत मिली है। ये अकेले समाजवादी पार्टी के दम पे जीत मिली है इंडिया को यूपी में, ना कांग्रेस के दम पे मिली है। मुद्दे और दोनों दलों का आपसी तालमेल और जो एंटी बीजेपी वोट था या जो कोर वोटर था दोनों पार्टियों का, उसके मिलने से ईमानदारी का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन की बदौलत उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने में इंडिया ब्लॉक कामयाब हुआ है। शालिनी, बिल्कुल, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो तालमेल था इंडिया गठबंधन का वो लोकसभा चुनावों में तो देखने को मिल गया, लेकिन अब जिस तरीके से 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, क्या वो तालमेल बना रहेगा या फिर नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।